चुनावी माहौल और बजट सत्र के बीच आज सड़कों पर उतरेंगे किसान। 500 जिलों में प्रदर्शन कर मनाएंगे विश्वासघात दिवस। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की होगी शुरुआत। दोनों सदनों में हंगामे की आशंका, सरकार को घेरने की तैयारी। और तेजस्वी प्रकाश ने जीता बिग बॉस 15 का खिताब। सलमान खान ने ट्रॉफी के साथ दिए 40 लाख रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कोरोना से संबंधित बड़ी खबर, जहां बिहार में कोरोना के रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रविवार को 1238 संक्रमित मिलने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं, जहां 24 घंटे में 158 संक्रमित मिलने की पुष्टि की गई है और 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना के केसेस में एक तरफ गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन फिर भी खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। और सबसे ज्यादा बिहार की राजधानी पटना में मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 158 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें से 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संकट जो है वो अभी मंडराया हुआ है। भले ही मामले जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी संक्रमित मरीज जो है वो मिल रहे हैं और मौत जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के केसेस जो है उसमें लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन खतरा अभी मंडराया हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खतरा जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी सचेत भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उसकी पुष्टि जो है वो नहीं हो पा रही है, उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और कोरोना की जब तक एक वेरिएंट अभी तक ओमिक्रॉन था, उसके बाद नियोकोव के आने से भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मामले में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो मंडराया हुआ है और सबसे ज्यादा केसेस बिहार की राजधानी पटना में दर्ज की जा रही है। इस तरीके से कोरोना का संक्रमण बिहार में फैला था, जिस तरीके से लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, हालांकि उसमें लगाम जरूर लगा है, लेकिन फिलहाल अभी भी सतर्कता की जरूरत है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 तारीख तक जो नाइट कर्फ्यू है उसका ऐलान कर रखा है। उसके अलावा अक्टूबर केसेस की बात करें तो राजधानी पटना में बीते दिन करीब 158 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और पूरे बिहार की बात कर ले तो 1200 से भी ज्यादा नए संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। हालांकि अलग राज्यों से फिलहाल बिहार में कोरोना का संक्रमण जरूर कम है, लेकिन अभी भी सतर्कता उतनी ही जरूरी है। अगर सतर्कता नहीं होगी तो लगातार जो संक्रमण जो अभी कम हुआ है, जो दर कम हुआ है, वो फिर से बढ़ता चला जाएगा। हालांकि मौत की जो संख्या है वो भी फिलहाल अभी बढ़ती जा रही है। 2 से 3 लोग प्रतिदिन रोज कोरोना से बिहार में मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जरूरत है सतर्कता की। जी उत्कर्ष, कहा जा रहा था ओमिक्रॉन के जो पहले स्ट्रेन थे उसमें डर जो था वो कम बना हुआ था, उसको जस्ट कोल्ड फ्लू के जैसे माना जा रहा था, लेकिन जब इसका सब स्ट्रेन आया है ओमिक्रॉन का, तो उससे खतरा जो है काफी ज्यादा बढ़ गया और उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं RT-PCR टेस्ट में भी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, एक देखिए जिस तरीके से ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन है वो काफी ज्यादा घातक नहीं रहा, हालांकि लेकिन फिर भी जो इसकी स्ट्रेन है ये इस तरीके की है कि लगभग लोग जो है वो इससे संक्रमित हो जा रहे हैं, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जिला के अधिकारी क्यों ना हो, या फिर कई मंत्री जो बिहार सरकार के हैं वो भी संक्रमित हो गए थे। तो इसको लेकर जो पटना के IKM है उसमें भी कहा गया था कि इसको मजाक में न ले। हालांकि कोल्ड एंड फ्लू जैसी स्थिति जरूर रहती है, लेकिन अगर समय पर इसका उपचार नहीं हुआ तो जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैलेगा भी और इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो फिलहाल कुल मिला के जो बातें यही है कि अभी भी कोरोना का संक्रमण जो है वो बिहार में है, इससे लोगों को बचना चाहिए, अभी बाहर ज्यादा ना निकले और जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें। जी उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो मंडराया हुआ है और उसको लेकर सरकार जो है वो भी सचेत नजर आ रही है और लगातार पाबंदियां जो है वो लगा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में एनडीए के द्वारा सीट नहीं दिए जाने से नाराज मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। इस दौरान सहनी ने अपने साथियों के व्यवहार को थोड़ा ठीक करने की नसीहत भी दी है। ये क्या होता है, अभी देखिए, एक किसी व्यक्ति को अपमान करने का भी एक सीमा होगा। हमारे समाज को अपमान कर रहा है, मांझी जी को अपमान कर रहा है, ये सब अपमान सहने का भी एक सीमा होता है हर इंसान का। अभी हमें लगता है कि सीमा में है लोग, ठीक है, और सीमा हम तो कहेंगे कि ऐसे साथी सबको सीमा खत्म मत कीजिए। अभी नया एनडीए नीतीश कुमार जेडीयू है, आज कहीं ना कहीं उन्होंने तो हम लोगों को निकाल दिया उनके अनुकूल। हम सरकार में खाली हैं, सरकार को समर्थन दे के रखे हैं, यही सच्चाई है। अभी आगे का चुनाव होगा, उसमें तो जाहिर सी बात है, जब आज नहीं रखा तो 24 में वो कैसे रखेंगे, और फिर हम 24 में उसके भरोसे क्यों रहेंगे। अभी तो हम अपने भरोसे अपने दम पर तैयारी करेंगे 40 सीट का लोकसभा का 2024 का। बिहार में भी जो सरकार चल रही है वो सहनी मांझी जी के दम पे सरकार चल रही है। भले कोई ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है। हम कल भी राजा हरिश्चंद्र बन के आपके साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। वहीं एनडीए के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में सीटों की घोषणा कर दी गई, जिसमें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया। इस पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने मांझी और सहनी जी को सिरे से नकार दिया है, यह सोचने वाली बात है। मुकेश सहनी अब क्या करेंगे, क्योंकि जिनके दम पर सरकार चल रही है उन्हीं को नकार दिया गया। देखिए, मुकेश सहनी जी तो पहले भी एनडीए ने धोखा दिया था। जब गवर्नर कोटे से एमएलसी का चुनाव मनोनयन हुआ था, उसमें भी मांझी जी की पार्टी हमको और मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी को हिस्सेदारी नहीं मिली थी। इसी की लड़ाई तो सामाजिक न्याय जो लड़ाई है, आज उनकी पूछ और वैल्यू वहाँ इसलिए हुई क्योंकि ये लालू प्रसाद जी की देन है लड़ाई का। इनको कौन पूछता था? तो मल्ला समाज, निषाद समाज का बेटा को अपमानित किया जा रहा है वहाँ। अब वो सोचे उनको क्या करना है। जो गलती उन्होंने की आज तो पता चल रहा होगा। जहां एक तरफ एनडीए में अभी नाराजगी दिख रही है, तो दूसरी तरफ शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा इशारों में कांग्रेस से किनारा करने के बाद कांग्रेस और राजद के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने अपने गिरेबान में झांकने की बात कही है। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा है कि बड़े नेता बने तेजस्वी ये बताएं कि केंद्र के साथ होने की बात स्वीकार है तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार विधानसभा में भी दूरी बनाने की बात कह दी है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूत करने की जरूरत है। अपने संगठन को मजबूत करे, अपने जनाधार को मजबूत करे। सिर्फ पार्टनर के भरोसे, सिर्फ मित्र दलों के भरोसे कांग्रेस की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं हो सकती। ये चालाकी से राजनीति थोड़ी होती है। केंद्र में कांग्रेस के साथ आप हैं, क्यों हैं ये बताइए। बिहार में क्यों नहीं है, इसका क्या जवाब है। बिहार में किस पार्टी के साथ आप हैं, बिहार में किस पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये क्या होगा कि आप केंद्र में हमारे साथ रहिएगा और बिहार की राजनीति में जहां आपका कुछ वोट है वहां आप नहीं रहिएगा। तो ऐसे गठबंधन चलता है क्या। शराबियों और कारोबारी के बारे में सूचना दिए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ सुपौल और जमुई में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने रविवार को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया। इस दौरान संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने शराबबंदी कानून का पालन कराने के लिए शराबियों को पकड़वाने के आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, अरे शिक्षकों को सताना बंद करो। मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो। मंत्री है शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुगलकी
फरमान वापस लेना होगा, लकी फरमान वापस लेना। आज गड़बड़ी कर दे देगा तो ना हम करबे ना। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। हाय हाय, अरे शिक्षा मंत्री शर्म करो। 5 फरवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। जहां एक ओर मूर्तिकार पारंपरिक तरीके से मिट्टी की प्रतिमा बना रहे हैं, तो दूसरी ओर बाहर से आए मूर्तिकार नए तरीके से प्रतिमा बना रहे हैं। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फरवरी को वसंत पंचमी का त्योहार है, जब पूरा देश विद्या की दात्री मां सरस्वती की पूजा अर्चना करेगा, वीणा वादनी को नमन करेगा। वहीं वसंत पंचमी को लेकर शिल्पकारों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मां की प्रतिमा को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुंगेर में भी इन दिनों सरस्वती पूजा की तैयारियों की धूम है, लेकिन इस बार पारंपरिक ढंग से बनाए गए मिट्टियों की मूर्तियों का मुकाबला प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं से होने वाला है, जिस पर मूर्तिकारों का मानना है कि मिट्टी की मूर्ति पूजा के लिए शुद्ध होती है, ये जलवायु को हानि नहीं पहुंचाता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जलवायु के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। जो पहले जमाना में आदमी ले जाता था 150 में, वही धीरे धीरे 100 रुपया बढ़ते बढ़ते अभी तक इतना तक आया है। अच्छा, इस वाला में तो वो तो शुद्ध चीज नहीं है, पानी में नहीं गलेगा न थी होगा, ये तो पूरा गल जाएगा। अच्छा। और इसमें जैसे पेंट में भी जाए इसका कोई खराबी नहीं है, इसलिए कि इमली का आटा का बिच्चा का रंग इसमें दिया जाता है। अच्छा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रंग में भी या पानी में विसर्जन हो गया तो ऐसा कोई बात नहीं है। आटा का लय बना करके इसमें सब सटा जाता है। अच्छा। और कोई ऐसा चीज नहीं है कि इसमें प्रदूषण वाला काथी हो। वहीं राजस्थान के जोधपुर से आए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने में माहिर कारीगरों ने बताया कि सरस्वती पूजा से 2 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। एक मूर्ति बनाने में करीब 600 रुपए तक का खर्च आता है और बाजार में इसकी कीमत 800 रुपए से 1500 रुपए तक हो जाती है। प्लास्टर से दोनों फायदा है, इधर मिट्टी का सुना तो मिट्टी का शुभ होता है, तो वही दोनों पेरिस और गंगा का मिट्टी दोनों मिक्स करते हैं। कितने दिनों में ये बन जाता है? ये बनाना में महीना भर लगता है। अच्छा। 1 महीना बनाते हैं, 1 महीना कलर पेंट होता है और ज़्यादा 30-40 एक मूर्ति में 30-40 रुपया मिलता है। राजस्थान से यहाँ बनाने आते हैं? पाली जिला है, जोधपुर राजस्थान है, वहाँ से बनाने आते हैं। राजस्थान है, पाली जिला जोधपुर है। वहीं जानकारों का मानना है कि हिंदू सनातन धर्म में पूजा के लिए शुद्ध सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज दुर्भाग्य से हम अज्ञानता के वश दर्शन के वजह प्रदर्शन में ज़्यादा चले गए, दिखावे में ज़्यादा चले गए और इसका परिणाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का हमारे जीवन में प्रवेश। हाँ, घर में शोभा की वस्तु बना के पूजा करना, रखना है, ध्यान एकाग्र करके रखना है तो हाँ तक चलेगा, लेकिन ये पूजा करके विसर्जित करने की जहाँ बात आती कि पूजा किया और विसर्जित कर दिया तो निश्चित रूप से जहाँ वो विसर्जित करेंगे उसका वो नष्ट नहीं होगा। नदी नाला तालाब या गंगा में अगर हम विसर्जित करते हैं तो प्रदूषित होगी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ तो कभी नष्ट ही नहीं होगी, जो हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक होगी। अपनाना चाहिए जो पर्यावरण के साथ साथ आपके लिए भी हितकारी होते हैं। DTV भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज की ये रिपोर्ट।
दरभंगा से एक बार फिर लूटपाट की खबरें सामने आई है, जहां मेडिकल शॉप के मेडिकल दुकानदार जब अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे, इसी दौरान दरभंगा नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर किला घाट मोहल्ले में मेडिकल शॉप के मालिक अपनी दुकान को बंद कर अपने घर जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने पीछा करते हुए पैसे का बैग छीनने की कोशिश करते हुए उनके सिर पर हमला कर दिया। वही स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना पाते ही नगर थाना के प्रभारी राकेश कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। हम समझे कि फटाका, उसके बाद में आवाज भड़घड़ा का आवाज सुने, जज सानी बिछौना के नीचे से भागे अपना बाहर की ओर देखे, तो यहाँ पर मुनीस नाम करके एक लड़का था, उसको माथा पकड़े हुआ था, ऐसे से हुआ तो फिर तब आवाज हुआ, कॉलेज के पास जाते हुए भी फायरिंग करते निकल गया। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दरभंगा से एमएच खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो एमएच, मामले में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अभी? जी एकता, ये पूरा मामला दरभंगा जिला के नगर थाना का है। नगर थाना के बिल्कुल 100 मीटर के समीप शनिवार की लगभग 10 बजे रात में जायसवाल मेडिकल हॉल के मालिक अपने घर लौटते हैं दुकान बंद करने के बाद। उसी क्रम में कुछ ही दूरी पर अज्ञात अपराधी बाइक पर सवार होकर बंदूक के नोक पर उनसे लूटपाट करते हैं। 10,000 रुपए का रकम उनके बैग में था, इनको छीनने का प्रयास करते हैं। जब वो नहीं देते हैं तो उनके जांग में गोली मारी जाती है और कई राउंड, लगभग 5 राउंड फायरिंग होती है। सदर डीएसपी ने इसकी पुष्टि भी की है कि 5 राउंड फायरिंग की गई थी और जांग में गोली लगी और गोली इतनी भयानक फंस गई कि उसे पायस अस्पताल से डीएमसीएच रेफर किया, उसका इलाज वहां चल रहा। पुलिस पूरे मामले को जांच परखने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस भी इस पर कल बयान सामने दिए, रविवार को सामने बयान पुलिस का आया। उसके बाद हम लोगों ने भी इस खबर की पुष्टि के बाद चलाने का प्रयास किया है और अभी तक जो मामला है, जो घायल व्यक्ति है वो अभी भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है और हालत सीरियस नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अभी जो मामला बिल्कुल थाना के 100 मीटर के समीप का, नगर थाना में राकेश कुमार थाना प्रभारी है वहाँ, वो भी इस मामले को लेकर चौंक जाते हैं। किस तरह की घटना घटी, क्योंकि जो दुकान ऑनर है उनका घर और उनका दुकान बिल्कुल वो भी 100 मीटर के ही अंदर में पड़ता है। किला घाट मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। जी एकता। जी एमएच, मामला जो है वो थाने के समीप की है, ऐसे में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार लूट की खबरें जो है वो सामने आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये प्रशासन का, जहां तक दरभंगा प्रशासन लगातार अपनी पीठ थपथपाती दिखी है हर बार। दरभंगा में लगभग 16 करोड़ की बात करें हम, पिछले 2020 में 16 करोड़ की लूट हुई थी। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा लूट अलंकार ज्वेलर्स बताया जा रहा है, वहां से हुई थी और उसमें उसकी गिरफ्तारी इस साल हुई है। 2021 और 22 में गिरफ्तारी हुई है, अपराधी को पकड़ा गया है। इतनी बड़ी लूट की गिरफ्तारी, जिसमें आपको बता दें आईजी और लगातार पप्पू यादव भी उसमें आए थे उस कांड में। उसके बाद गिरफ्तारी इतनी विलंब होती है तो दरभंगा प्रशासन कहीं ना कहीं अंकुश लगाने पर सफल नहीं हो पा रही है माफियाओं पर। लगातार इस तरह की वारदात घटती रहती है और शराब तस्कर तो वैसे ही खुले घूम रहे हैं, वो तो सारी खबरें सामने ही आ रही है। जी एमएच, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दरभंगा में ये लूट की खबरें सामने आई है, जहां मेडिकल स्टोर, महज थाने से 100 मीटर की दूरी पर मेडिकल स्टोर से मेडिकल के मालिक जब अपने दुकान बंद करके जा रहे थे तो वहां बंदूक के बल पर अपराधियों ने उनको घायल किया और 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनावी रैलियों पर लगी रोक के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं बीते दिनों यूपी के एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों और कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली चुनावी वर्चुअल रैली होगी। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा बनेंगे। वहीं इस रैली में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे, जहां पीएम के वर्चुअल संबोधन के लिए प्रदेश में कुल
98 स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है। इस लिस्ट में जिन 21 जगहों का जिक्र किया गया है, यहां प्रत्याशी खुद बैठकर संबोधन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जहां जहां स्क्रीन लगाई गई है वहां 500 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी, जहां बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के साथ साथ भविष्य की योजनाओं और प्रदेश की आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। और गौरतलब है कि यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की रैलियों पर रोक के फैसले को देखते हुए बीजेपी की टीम वर्चुअल रैली की तैयारी में जुट गई है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जहां देश की आर्थिक विकास की स्पष्ट तस्वीरें बताने वाला आर्थिक सर्वे आज संसद के पटल पर रखा जाएगा। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वे से ये पता चलेगा कि कोरोना काल में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार किस तरह की रही है। और आर्थिक सर्वे मौजूदा वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें देश की जीडीपी के 9% से बढ़ने का अनुमान आ सकता है। वहीं देश का आर्थिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स ने तैयार किया है और चालू वित्तीय वर्ष में देश की इकोनॉमी के लिए क्या किया गया है, ये सारी चीजें इस बजट सत्र के सामने आएगी। तो आज 2022 का ये पहला बजट सत्र है जो कि आज संसद में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र को पेश किया जाएगा और जहां कई सारे मुद्दे जो है वो सरकार अपनी उपलब्धियां जो है वो संसद में रखेगी, साथ में विपक्ष जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करेगी। तो आज संसद में बजट सत्र को रखा जाएगा जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, वहीं विपक्ष जो है उस पर हमलावर होते हुए नजर आ सकती है। तो संसद में बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और वर्ष का पहला बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा जहां देश की आर्थिक विकास की स्पष्ट तस्वीरें जो है वो सामने आएगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो निर्भय, संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और वर्ष का पहला बजट सत्र होने के कारण परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसमें कई खास बातें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बातें हैं वो है आर्थिक सर्वेक्षण बजट जो आज पेश किया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट में पिछले यानी कि वर्तमान में जो अभी सत्र चल रहे हैं यानी कि 2021-22 में किस तरीके के सरकार ने काम किए, जो वादे किए गए थे, जो पिछले बजट में जो बातें कही गई थी उसका जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ, ये सारी बातें आज होंगी। तो एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जो कि वित्त मंत्री आज पेश करेंगी। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बातें जो है वो है इस बार की CEA यानी कि जो सचिव के तौर पर यानी कि आर्थिक सलाहकार जो होते हैं उनके देखरेख में बजट जो सर्वेक्षण होता है वो रिपोर्ट तैयार होता है, लेकिन इस बार उनकी गैर मौजूदगी में ये तैयार हो जा रहा है। प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं वो तैयार कर रहे हैं और उनकी देखरेख में ये तैयार हो रहा है। दरअसल जो CEA थे जी निर्भय, कहीं ना कहीं सदन में हंगामेदार माहौल की भी आशंका जताई जा रही है क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में इसका असर जो है वो संसद सत्र पे भी पड़ना तय माना जा रहा है क्योंकि सरकार के साथ साथ विपक्षी दल भी सदन के जरिए इन प्रदेशों के मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार ने किस तरीके के काम किए और 5 राज्यों में चुनाव है तो इसका असर इस बार बजट पर पड़ने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में अगर चुनाव है तो बीजेपी चाहेगी जरूर कि वहां के लोगों को लोक लुभावने वादे जरूर किए जाएं ताकि उनके वोट बैंक एक बार फिर से मजबूत हो। लेकिन विपक्ष भी भला पीछे नहीं रहने वाला है और कई ऐसे मामले हैं। आप देखेंगे पेगासस जासूसी मामला हो, इस पर भी लगातार सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा चीन का मसला है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पर लगातार चीन की तरफ से जो प्रहार किए जा रहे हैं उसका भी असर दिख सकता है। इसके अलावा कोरोना काल में सरकार ने जो वादे किए थे और किस तरीके का जीडीपी रेट रहने वाला है, किसानों की समस्या हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जी निर्भय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंस्टाकार्ट के दफ्तर से लगभग 10 लाख की लूट की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां लूटपाट की घटना है, मौके पर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। तो लगातार लूटपाट की घटना जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो लगातार मामले जिस तरीके से लूटपाट की सामने आ रही है, ऐसे में समस्तीपुर से भी मामला सामने आया है, जहां मुसरीघारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो ये समस्तीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां इंस्टाकार्ट के दफ्तर में लगभग 10 लाख की लूट की गई है और लगातार लूट की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इससे पहले जो है ज्वेलरी शॉप से लूट की खबरें सामने आ रही थी और अब आपको बता दें कि लगातार लूट की खबरें जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दफ्तर की क्या स्थिति हुई है वो हम आपको बता रहे हैं और लगातार प्रशासन जो है वो इस पर जांच कर रही है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कैसर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो बीती रात की ये घटना बताई जा रही है और लगातार जो है कि समस्तीपुर के अंदर अपराधियों का तांडव जो है एक के बाद एक नजर आ रहा है। कहीं लूट हत्या जैसी तो घटना आम हो चुकी है और लगातार जो है कि पुलिस उस पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रही है। ताजा मामला जो मुसरीघारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौद की है, जहाँ फ्लिपकार्ट कंपनी से बंदूक की नोक पे अपराधियों ने 10 लाख के करीब का जो है लूट की घटना को अंजाम दिया है और इसके बाद जो है पुलिस वहां पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अपराधियों की पकड़ने की कोशिश में लगी, मगर अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी कैसर, तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लूट की खबरें सामने आ रही है उसके बाद भी मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जो है कि समस्तीपुर के अंदर जो इन दिनों अपराधी है उनके हौसले काफी बुलंद है और एक के बाद एक मैं बता रहा था कि एक हफ्ते के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिससे एक बार फिर जो है शहरवासियों को और जिलावासियों में डर का माहौल है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस जो है उस अपराधियों पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रही है समस्तीपुर के अंदर। जी कैसर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समस्तीपुर में एक बार फिर से अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना हुई, ये शटर गिराए हुए था, मतलब एकाएक 2 गाड़ी से आया और उठाया शटर, दिमाग पे भिरा दिया पिस्तौल, पैसा और मोबाइल दोनों छीन के ले गया। फिर उसके बाद सर उर से छीने हैं। रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां केंद्र पर किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज कृषि मुद्दे पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। और भाकियू की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रविवार को दावा किया है कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली के सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए थे। वहीं टिकैत ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार द्वारा किसानों के वादा खिलाफी के खिलाफ आज देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा और सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है।
रुक कर लेते हैं मनोरंजन की खबरों की ओर, जहां लंबे इंतजार के बाद बिग बॉस सीजन 15 को उसका विनर मिल गया है। तेजस्वी प्रकाश ने सीजन 15 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं तेजस्वी प्रकाश को शुरू से ही जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, जहां तेजस्वी को ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए की इनामी राशि भी मिली है। इसके साथ ही प्रतीक सहजपाल फर्स्ट रनर अप और करण कुंद्रा शो के सेकंड रनर अप रहे हैं। वहीं ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने हर बार की तरह इस बार फैंस की धड़कनें खूब ऊपर नीचे की। उसके बाद में ग्रैंड फिनाले के टॉप 6 कंटेस्टेंट में रश्मि देसाई, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, शमिता सेठी, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश शामिल थी। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।